हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। आई एम भूमिका मिश्रा। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 हिस्ट्री, जिसका चैप्टर नंबर 1 है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमें ये बताया है कि हमें कैसी कैसी चीज़ों के एविडेंस मिले हैं, हमारा पास्ट किस तरीके से रहा है, और उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दिया हुआ है। पूरी स्टोरी किसी की चीज़ की नहीं बताई है, लेकिन इसमें एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दिया है कि हम 2500 ईयर एगो भी चीज़ें हमें मिली हैं। ठीक है, उस टाइम पे भी लोग किस तरीके से रहते थे और आज के लोग भी जिस तरीके से रहते हैं उनमें सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ बताई हुई है। हमें क्या क्या एविडेंस मिले हैं, मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, इंस्क्रिप्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में बताई गई हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। What can we know about past? हम अपने पास्ट के बारे में कितना जानते हैं? ठीक है, हम अपने पास्ट के बारे में सिर्फ ये जानते हैं कि सबसे पहले इंसान जन्मा, ठीक है, तो वो पहले हंटर और गैदरर था। ठीक है, वो कहीं पे जिस तरीके से हम आज रहते हैं अपना परमानेंट हाउस बनाकर, उस तरीके से वो नहीं रहता था। वो जंगलों में घूमता था, लोगों को क्या कहते हैं, एनिमल्स को मारता था, पेड़ से कोई ना कोई चीज़ निकालता था और खाता था। इस तरीके से वो अपनी लाइफ गुजारता था। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब उसको नॉलेज हुआ फायर का नॉलेज हुआ, फिर उसके बाद उसको नॉलेज हुआ कि सीड्स को फेंकने से क्या कहते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को जब उसको नॉलेज धीरे धीरे हुआ, एग्रीकल्चर का नॉलेज हुआ, तो उसके बाद वो जो है वो सेटलमेंट स्टार्ट हुआ। और पहले जब वो सेटलमेंट किया तो टेम्परेरी सेटलमेंट किया। आज कुछ महीनों के लिए कहीं पे रह लिया, वहाँ पे क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर ग्रो किया, और फिर जब ग्रो हो गया उसका फूड खा लिया, और जब उसका जो रेसिड्यू बना उसको आग लगा दिया, और फिर कहीं चल दिया, और फिर जहाँ पे पॉसिबल हुआ उसका सीड की वजह से एग्रीकल्चर हुआ तो वो वहाँ रहने लग गया। इस तरीके से टेम्परेरी और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और टेम्परेरी हाउसेस बनाने लग गया। फिर धीरे धीरे वो डोमेस्टिकेशन के बारे में जानता है। ठीक है, डोमेस्टिकेशन मतलब कि किस तरीके से एनिमल्स को पाला जाता है। तो सबसे पहला एनिमल जो होता है जिसे वो डोमेस्टिकेट करता है वो होता है डॉग। ठीक है, डॉग को सबसे पहले डोमेस्टिकेट करता है, फिर शीप, गोट, इन सब को डोमेस्टिकेट करता है, काऊ, इन सब लोगों को डोमेस्टिकेट करता है, और फिर वो परमानेंट हाउस बनाने लग जाता है। जो एक्स्ट्रा फूड होते हैं उनको स्टोर करने लग जाता है। तो धीरे धीरे उनके लाइफ स्टाइल में चेंजेस आते हैं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ हम एक इंसान की बात कर रहे हैं। फिर पूरे सिटी में चेंजेस आते हैं। सिटी में चेंजेस किस तरीके से आते हैं कि जो लोग होते हैं क्या कहते हैं, राजा बनने लग जाता है, राजा होने लग जाते हैं, राजा पूरी प्रजा को संभालते हैं। इस तरीके की चेंजेस होते हैं। हम अपने पास के बारे में जानते हैं कि हंटर भी थे, हर्डर्स भी थे, फार्मर्स थे, रूलर्स थे, मर्चेंट भी थे, प्रीस्ट भी थे, क्राफ्ट पर्सन भी थे, आर्टिस्ट थे, म्यूजिशियन थे, साइंटिस्ट। दैट्स मीन आज जो आपको लोग मिलते हैं ना, वो सब के सब हमारे पास्ट में थे। ऐसा इनमें से एक भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो आप आज देखते हो ना, वो पहले के ज़माने में नहीं थी। ऐसा कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर डिड पीपल लिव, इंसान कहाँ रहता था। तो देखिए, आज के डेट में भी आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि कोई भी इंसान जो है वो वहाँ रहता है जहाँ पे उसको वाटर अवेलेबिलिटी मिलती है। तो पहले भी यही होता था कि इंसान वहीं रहता था जहाँ उसको वाटर अवेलेबिलिटी मिलती थी। ठीक है, तो इंसान मोस्टली आपको देखने को मिलेगा रिवर्स के किनारे, नर्मदा रिवर, इंडस रिवर, गंगा, यमुना, इन सारे रिवर्स के बैंक में ही इंसान रहता था। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगी। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है, बैंक ऑफ दिस रिवर द सेवरल 100,000 ईयर्स, ये नर्मदा रिवर की बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत पुराने हमें रूटेड वो मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं कि वहाँ पे वो लोग रहते थे। ठीक है, स्किल्ड गैदरर होते थे। ठीक है, हु गैदर्स देयर फूड। ठीक है, वास्ट वेल्थ ऑफ द प्लांट इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट कलेक्टेड रूट, फ्रूट एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस देयर फूड एंड ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। ठीक है, वही स्टोरी है जो मैंने आपको अभी तक समझाई कि पहले वो हंटिंग करते थे, हंटिंग और गैदरिंग करते थे, बाद में किस तरीके से उन्होंने डोमेस्टिकेशन और परमानेंट हाउस वाला सिस्टम स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो थी
वो हुई। फिर नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है कि वो क्रॉप भी प्रोड्यूस करने लग गए थे। मैंने आपको बोला था ना एग्रीकल्चर करने लग गए थे। तो कौन से क्रॉप के एविडेंस मिलते हैं हमें? वीट और बार्ले। 8000 ईयर एगो जो है हमें वीट और बार्ले मिलते हैं। देखिए इस पूरे मैप में बताया है कि इन रिवर्स के किनारे, ये इंडिया के सारी रिवर्स हैं, इन सारी रिवर्स के किनारे जो है वो हमें आज भी एविडेंस मिलते हैं कि वहाँ 8000 ईयर, 2000 ईयर, 5000 ईयर्स एगो के एविडेंस हमें आज भी मिलते हैं। ये देखिए ये नर्मदा रिवर है जिसके एविडेंस जो है इस बुक में दिया हुआ है। इंडस रिवर के किनारे जो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी जो 2500 ईयर एगो की बात करता है। ठीक है, गंगा यमुना के किनारे भी हमें ये सारे एविडेंस मिलते हैं। ठीक है, ट्रेस ऑफ ए रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, वही चीज़ बोली है। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात की है, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 5 ट्रिब्यूटरी हैं, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इन सारी रिवर्स के किनारे हमें इंडस सिविलाइजेशन देखने को मिलता है जो 2500 ईयर एगो था। ठीक है, वहीं पे हमें गंगा और यमुना के किनारे भी देखने को मिलता है। ठीक है, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। ठीक है, यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने समझाई है, वो ये समझाई है कि गंगा के किनारे एक किंगडम बसा। किंगडम मतलब होता है एक राज्य बसा जिसका नाम था मगध। ठीक है, गंगा रिवर के किनारे बसा जो आज की डेट में बिहार स्टेट बोला जाता है, और उस ज़माने में वो सबसे बड़ा, सबसे लार्ज किंगडम था। ठीक है, वहाँ की प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा थी क्योंकि गंगा के किनारे था तो एग्रीकल्चर भी अच्छा होता था, और वहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू होने की वजह से वहाँ पे मिनरल्स भी अच्छे मिलते थे। ठीक है, तो उसकी वजह से ना उसकी प्रॉस्पेरिटी, और उसका राजा भी एम्बिशियस था, तो अपनी प्रॉस्पेरिटी थी ना वो पूरे के पूरे इंडिया में वो फैला रहा था। ठीक है, यहाँ फिर उसके बाद उस ज़माने में यदि हम क्या कहते हैं लैंड की बात करें कि किस किस तरीके से फीचर्स मिल रहे थे, तो हमें हिल्स मिल रहे थे, हाई माउंटेन्स मिल रहे थे, हिमालय, डेजर्ट, रिवर, सी, सब कुछ मिल रहा था। लेकिन ट्रैवलर्स जो थे वो ट्रैवल करते थे, चाहे वो प्रीस्ट हो वो भी ट्रैवल करते थे, ये कोई राजा है एक्सपीडिशन करने जा रहा तो वो भी ट्रैवल करता था। बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट मिलते थे तब भी वो लोग ट्रैवल करते थे, मर्चेंट ट्रैवल करते थे, ट्रेडर्स ट्रैवल करते थे। तो ये सब ट्रैवल करते थे, चाहे भले ही कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे फ्लड आ जाए, चाहे कोई कैसे भी वो हो, लेकिन वो ट्रैवल करते थे। वो ये नहीं देखते थे कि क्या कैसे किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। नेम ऑफ द लैंड, ठीक है, हमारे इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा? तो इंडिया का नाम इंडिया और भारत है, तो इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा पहले वो समझते हैं। देखो ये इंडस रिवर के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अपन ने देखा इंडस रिवर है और इंडस रिवर के उधर है। अब इंडस रिवर के जो वेस्ट साइड से ईरानियन और ग्रीक्स आते थे 2500 एगो पहले, तो वो पहले उनसे नेम जो थे वो प्रोनाउंस करते नहीं बनता था, तो पहले हिंडोज बोला, फिर इंडोज बोला, फिर बाद में वो नाम धीरे धीरे अपभ्रंश होते हुए उसका नाम जो है वो इंडिया पड़ गया। नेक्स्ट, भारत नाम कैसे पड़ा? तो भारत जो था वो ग्रुप ऑफ पीपल था जो कि रहता था नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में रहता था, और मेंशन ये किया गया है ऋग्वेद में। हमारी सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट बुक जो है वो ऋग्वेद, उसमें ये चीज़ मेंशन किया गया है कि ग्रुप ऑफ पीपल जो नॉर्थ वेस्ट में रह रहे हैं उनका मेंशन ऋग्वेद में किया गया, और उनको क्या बोला गया? उनको बोला गया भारत। ठीक है, और ये संस्कृत वर्ड है, लेटर यूज फॉर द कंट्री, बाद में वो कंट्री हमारी कंट्री के लिए यूज होने लग गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। ठीक है, हम अपने पास्ट के बारे में कैसे जानते हैं? ठीक है, हमने इतनी सारी बात की कि यहाँ एविडेंस मिला, यहाँ पे ये चीज़ हुई, यहाँ पे लोग रहते थे, ये सबसे बड़ा किंगडम था, हमें पता कैसे चला? ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है पता कैसे चला। तो सबसे पहली चीज़ पता चली मनुस्क्रिप्ट से। हमने ऋग्वेद को बोला कि सबसे हमारी ओल्डेस्ट टेक्स्ट बुक है, तो ये मनुस्क्रिप्ट है जो रिटन बाय द हैंड
ठीक है। हाथों से जो लिखा जाता है, ये लैटिन वर्ड है जिसका मनु का मतलब होता है हैंड, ठीक है। जो हाथों से लिखी हुई स्क्रिप्ट है ना, लाइक दिस, इस तरीके से, इसको बोला गया मनुस्क्रिप्ट। और ये जो जिसमें लिखा गया है ना, ये ट्री का है, ट्री के बार्क है, ठीक है। स्पेशली प्रिपेयर्ड द बार्क ऑफ द ट्री नोन एज द बिर्च विच इज़ ग्रोन इन द हिमालयास, ठीक है। तो ये बार्क है, उसकी वजह से यहाँ पे ये इस बार्क में लिखा जाता था, और जो हाथों से लिखा जाता था इसे बोला गया मनुस्क्रिप्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमें एविडेंस मिलता है वो इंस्क्रिप्शन से मिलता है। जो किसी स्टोन, किसी वॉल में इस तरीके की चीज़ें लिखी हुई हैं, या फिर उसमें क्या कहते हैं, डायग्राम्स बने हुए हैं जो डिफाइन करते हैं कि उस टाइम पे किस किस तरह की एक्टिविटीज़ होती थी, तो वो सारी चीज़ें जो होती है ना, उसे इंस्क्रिप्शन बोला जाता है, ठीक है। देयर आर इज ए राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस, जो हार्ड सरफेस में लिखा जाता है, स्टोन और मेटल में। समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब्ड सो दैट द पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। द अदर काइंड ऑफ ए इंस्क्रिप्शन एज वेल व्हेन वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग एंड क्वींस रिकॉर्ड व्हाट दे डिड, ठीक है। किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ द विक्ट्री इन द बैटल। अब देखो, आप ये सोच रहे होंगे कि इस पत्थर में लिखते ही क्या होंगे, तो वो अपने क्या कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन लिखते थे, अपनी कोई विक्ट्री हुई वो लिखते थे, या फिर कोई कुछ ऐसे राजा भी हुए जो अपनी पूरी डायनेस्टी लिखते थे कि हमने रूल किया, हमारे बाद इसने किया, फिर ये किया। वो अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ लिखते थे, ठीक है। कोई अच्छा मैसेज होता था तो वो पत्थरों में लिखते थे। कुछ ऐसे राजा हुए कि पत्थरों में वो इंस्क्रिप्शंस करवाते थे, मतलब डायग्राम्स बनवाते थे, जिस डायग्राम्स के थ्रू वो लोगों के बता सके कि हमारी सोसाइटी में इस तरीके के भी काम होते हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हमें इंस्क्रिप्शन से मिलती हैं, ठीक है। अब देखो, द स्टडी ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट। अब आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो इन सब की स्टडी करते हैं ना, उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है। जो हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं, इंस्क्रिप्शन, मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में, उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स कॉल आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। अब स्कल्पचर्स क्या होते हैं, ठीक है। द स्टडी ऑफ ए रिमेन्स बिल्डिंग मेड ऑफ ए स्टोन, ब्रिक्स, पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स। देखो, स्कल्पचर्स जो ये सारी चीज़ें होती हैं ना, उनको बोला जाता है पेंटिंग, और क्या कहते हैं आर्टिफैक्ट्स जो बहुत पुराने होते हैं उनको वो बोला जाता है। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट। एक्सकेवेट का मतलब क्या होता है? डिग अंडर द सरफेस। सरफेस के अंदर से डिग करके जो चीज़ें निकालते हैं उनको एक्सकेवेट बोला जाता है, ठीक है। क्या निकलता है उससे? बहुत सी चीज़ें निकलती हैं, टूल, वेपन्स, पॉट, पिन्स, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, ठीक है। बेक्ड क्ले और मेटल्स, ये सारे ऑब्जेक्ट्स निकलते हैं जो बताते हैं कि वो किस टाइम के थे। देखिए, इस तरीके की चीज़ें भी हमने पाई है, ठीक है। इस तरीके के पॉट, इस तरीके का आर्टिफैक्ट और इस तरीके के आर्टिफैक्ट पाए हैं, जिससे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि उस टाइम पे लोग क्या यूज़ करते थे, ठीक है। जब पॉट बनना स्टार्ट हुए थे तो इस तरीके के पॉट बनाए जाते थे। इससे ये समझ में आता है कि वो कलर भी जानते थे, ठीक है, कलर का यूज़ करना भी जानते थे, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो ऑल्सो बोन्स देखते हैं कि कुछ बोन्स मिलती हैं तो वो पता लगाते हैं ये एनिमल का कि ह्यूमन का है, एनिमल का है या ह्यूमन का है, तो कितने साल पुराना का है, और उतने साल का पुराना ये एनिमल का है तो उस टाइम पे ये एनिमल हुआ करते थे। तो ये सारा काम कौन करता है? आर्कियोलॉजिस्ट करता है। हिस्टोरियंस क्या करते हैं, ठीक है। हिस्टोरियंस क्या करते हैं? दैट इज़ द स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट। जो पास्ट को स्टडी करते हैं वो हिस्टोरियंस करते हैं। ऑफन यूज़ द वर्ड द सोर्स टू रिफर द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम द मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शन और आर्कियोलॉजी, ठीक है। ऐसी जगहों को जो स्टडी करते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शन और आर्कियोलॉजी से जो चीज़ एविडेंस को लेकर और चीज़ें लिखते हैं और उसके बारे में रिसर्च करते हैं, वो सारे हिस्टोरियंस कहलाते हैं, ठीक है। ये मल्टीटास्क करते हैं, ये क्या कहते हैं, एक्सकेवेट भी करते हैं, पढ़ते भी हैं। मतलब आर्कियोलॉजिकल की तरह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फील्ड वर्क होता है। ये क्या कहते हैं, घर में बैठ के चीज़ों को, जो पुरानी बुक्स लिखी हैं मैन्युस्क्रिप्ट, उसको भी छांटते हैं कि एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, ठीक है। वन पास्ट और मैनी, ठीक है। देखो, हमारा जो पास्ट है ना, वो
एक नहीं था कि एक ही पास्ट था, हमारे कई पास्ट थे, ठीक है। वी हैव द वर्ल्ड पास्ट इन द प्यूरल टू ड्रॉ द अटेंशन द फैक्ट दैट द पास्ट वर डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट ग्रुप ऑफ द पीपल, ठीक है। जैसे मेरा, यदि मेरे एंसेस्टर कहाँ से आए तो वो पास्ट अलग होगा, आपके एंसेस्टर कहाँ से आए उसका पास्ट अलग होगा। यदि आप एमपी से देख रहे हैं तो एमपी का पास्ट अलग होगा, ठीक है। यदि आप बिहार में बैठ के देख रहे हैं तो बिहार का पास्ट अलग होगा, ठीक है। यदि आप पंजाब में हैं तो पंजाब का पास्ट अलग होगा। दैट्स मीन सबका पास्ट जो है वो अलग होता है, और पास्ट इज़ ए प्यूरल थिंग, ठीक है। डिफरेंट क्राफ्ट पर्सन्स थे, डिफरेंट मर्चेंट लाइफ्स थी, तो ये सारी चीज़ें ना डिफरेंट होती हैं। ऐसा नहीं है कि सबका एक ही पास्ट था और एक ही चीज़ें हो रही थी, ठीक है। लेकिन जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना तो जनरलाइज्ड थिंग पढ़ते हैं। ऑर्डिनरी पीपल क्या करते थे, हंटर, फिशिंग फॉक, गैदर्स, फार्मर्स, हर्डर्स, ये सारे के बारे में रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है। व्हाट डू डेट्स मीन, डेट्स का क्या मतलब है, डेट्स का मतलब क्या है और यूज़ क्या है, ठीक है। यू हैव प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ्स, ईयर, 2000 समथिंग। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ दी हुई है। बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। बीसी का मतलब कि एक पॉइंट था जहाँ पे जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, ठीक है। उससे पहले जो चीज़ें हुई उसको बीसी बोला गया, और उसके बाद जो चीज़ें हुई उसको एडी बोला गया, ठीक है। जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले कौन हुआ, बीसी, और जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद क्या हुआ, एडी हुआ, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। एडी का फुल फॉर्म होता है एन्नो डोमिनी, ठीक है, एन्नो डोमिनी, ठीक है। और वहीं पे बिफोर बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। पूरे के पूरे चैप्टर में बस यही बताया हुआ है कि चीज़ें किस तरीके से हुई, कहाँ पे क्या हुआ और किन चीज़ों का क्या मतलब है, ठीक है। अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम ये समझेंगे कि बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है, तो हमारे समझ में आएगा कि अच्छा जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ था वो उसके बर्थ के पहले वाली चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। एडी के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझ में आई, ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है, इंस्क्रिप्शन क्या होता है, ये समझ में आया। हिस्टोरियंस किसे बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट किसे बोलते हैं, ये समझ में आया, ठीक है। हमें हिस्ट्री जो है उसके बारे में बताया कौन, हमारे पूर्वज तो बचे नहीं, ठीक है, जिन्होंने ये चीज़ फील की होगी, जिन्होंने उस तरीके की लाइफ जी होगी, ठीक है, तो वो तो बचे नहीं, तो हमें बताया कौन, तो वो चीज़ समझ में आई। मतलब चीज़ें हवा में नहीं हैं, हाँ उसका कहीं ना कहीं वैल्यू है, तभी हम उस चीज़ों के बारे में बातें कर रहे हैं। तो ये सारी इस चैप्टर से हमें ये समझ में आया कि हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसका क्या वैल्यू है, ठीक है। मतलब हम क्या सुनी सुनाई बातों की हिस्ट्री की बात करते हैं, या फिर वो चीज़ कहीं लिखी हुई है, कहीं उसका एविडेंस है, तो हाँ हम उस हिस्ट्री की बात करते हैं जहाँ पे उनका एविडेंस है, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो क्या क्या करते थे, तो वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में समझे हैं। होपफुली ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।